नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ये चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, वो पहला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। दूसरा था डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तीसरा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और चौथा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम सॉल्यूट का क्या निकाल सकते थे? मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसी फार्मूले से निकाल सकते थे। इस फार्मूले से जब मोलर मास निकाला गया तो जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उन सॉल्यूट के लिए तो कैलकुलेटेड मोलर मास, इन फार्मूलों से कैलकुलेटेड मोलर मास और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास और कैलकुलेटेड मोलर मास दोनों सेम आता है। किसके लिए? जहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन न हो रहा हो और सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। लेकिन जिन सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जा रहा है, उन सॉल्यूट के केस में कैलकुलेटेड मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास के कंपैरिजन के दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आता है। जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, वो कैलकुलेटेड मोलर मास की तुलना में एक्सेप्शनली या एबनॉर्मली या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जा रहा है, या आधा या 1/3 या 1/4 हो जा रहा है। तो ऐसे मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास के कारण जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू से फिट नहीं बैठ रहा है। यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें हमको वो चेंज, वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो एक्सेप्शनली या एबनॉर्मली बहुत ज्यादा या बहुत कम आ रहा है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू में भी उस फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या होने लगेगा? मैच करने लगेगा। तो हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो फैक्टर उस चेंज को इंट्रोड्यूस करता है जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण होता है। एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आ रहा है, उस मोलर मास के बराबर इस कैलकुलेटेड मोलर मास को करने के लिए हम एक फैक्टर अप्लाई करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन फार्मूलों में, और उस फैक्टर को हम कहते हैं 1/2 फैक्टर। और अब हर फार्मूले में ये फैक्टर लगा दिया जाता है। 1/2 फैक्टर आई होता है। और क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो हर फार्मूले में इस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो कैलकुलेटेड मोलर मास आता है वो कैलकुलेटेड मोलर मास एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास के बराबर आता है। कैलकुलेटेड मोलर मास को हम नॉर्मल मोलर मास भी कह सकते हैं। अब जो 1/2 फैक्टर होता है आई, इसको कैसे निकालते हैं या इसको कैसे डिफाइन करते हैं? I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, क्योंकि ये उसी केस में इसकी कुछ वैल्यू होगी जहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो। तो आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या नॉर्मल जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमने लिया है डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले। अब आप जानते हैं कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू आए, उससे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो होगी ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, यानी
जो नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल होता है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है, तो जहां पार्टिकल है वहां पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पिछले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने में हमने देखा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोलर मास की अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो इस रेशियो की जगह हम थोड़ा सा उलट के लिख सकते हैं, जहां ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और यहां नॉर्मल या कैलकुलेटेड, तो ऊपर हम लिख सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास, और नीचे लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इस तरीके से हम वन हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूट के लिए। अलग अलग सॉल्यूट के लिए वन हाफ फैक्टर अलग अलग होता है। हम जरा निकाल के देखते हैं कि किसी सॉल्यूट के लिए वन हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या है। पहले हम उन सॉल्यूट्स की बात करेंगे जिनका डिसोसिएशन हो जा रहा है, और डिसोसिएशन में भी दो तरीके का हो सकता है। कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा, तो पहले हम लोग बात करेंगे उन सॉल्यूट के आई के लिए जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा हो। जैसे NaCl पानी में जा रहा है और कंप्लीटली टूट जाएगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा। टूटने से पहले नंबर ऑफ पार्टिकल इसका 1 था, ये लोग 0 0 रहे होंगे। टूटने के बाद ये खत्म हो गया, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया। तो टूटने के बाद टोटल पार्टिकल आई की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, यानी 2/1। सिंपली जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद जितने पार्टिकल बन रहे हैं वही आई का फैक्टर हो जाएगा। आई फैक्टर यानी वन हाफ फैक्टर होगा। जैसे AlCl3 अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो Al3 पॉजिटिव और +3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे वन हाफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 3 4 आएगी। K4FeCN6 अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो 4K पॉजिटिव बनाएगा और 8 FeCN6 बनाएगा, 4 नेगेटिव। तो ये 4 पार्टिकल, ये 1 पार्टिकल, टोटल पार्टिकल का नंबर कितना हो गया? 5। तो वन हाफ फैक्टर क्या आ गया? 5। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आयन डिसोसिएट नहीं होंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो टूटता नहीं है, तो इसके लिए वन हाफ फैक्टर इसका क्या आएगा? 5 आएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए हुआ। अब अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा हो तो कंप्लीट एसोसिएशन के लिए क्या होगा? मान लीजिए n पार्टिकल आपने A का लिया और एक मिल करके एक मॉलिक्यूल बना लिया An, यानी n पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहा है एसोसिएट होकर के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन 1 हो गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन n हो गया। जैसे एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ले लें और इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिलाएं तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से और डाइमर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा, वैसे होता नहीं है, पार्शियल होता है। मान लीजिए इसका 2 है और ये एक बना ले रहा है, इसके लिए वन हाफ फैक्टर अगर कंप्लीट एसोसिएशन या डिसोसिएशन है तो 1/2 करते हैं। ठीक है जी, या नॉर्मली इट इज 1/n। तो ये काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है वन हाफ फैक्टर की, यानी फॉर पार्शियल डिसोसिएशन। यानी सॉल्यूट पार्शियली डिसोशिएट होगा तो वन हाफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए एक सॉल्यूट है AB
और ये डिसोशिएट होके A प्लस और B माइनस बना रहा है, तो 2 हो गया। अगर यहां पर अगर मान लें कि इसका इनिशियल पार्टिकल 1 था, तब ये 0 0 रहा होगा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये 1 माइनस अल्फा हुआ होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1 हो गया, तो ये हो जाएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 माइनस अल्फा वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, तो ये तो 2 के लिए हो गया जब 2 में डिसोशिएट हो रहा। हम एक नॉर्मल नंबर ऐसे करके आप निकाल सकते हो, सिंपली डिसोसिएशन आपको पता है तो 2 हो 3 हो, यू कैन फाइंड आउट। और एक नॉर्मल मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल में वो टूट रहा है, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूट है A और A डिसोशिएट हो रहा है, N1B बना रहा है, N2C बना रहा है, ऐसे कई सारे पार्टिकल बना रहा है, टोटल नंबर इसका n है, n नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बना रहा है, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन के बाद इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका टूट के कितना बना रहा है, n बना रहा है। तो अगर ये इनिशियली 1 है तब ये कितना रहा होगा, 0। जब ये 1 माइनस अल्फा हुआ होगा, ये बना होगा n अल्फा, ठीक है, क्योंकि इसका एक टूटेगा तो इसका n बनेगा, इसका अल्फा टूटेगा तो इसका n अल्फा बनेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप जान लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो एक में से कितना टूट रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टूट रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को हम 1 मान लें, यानी फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोशिएट हो रहा है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा को अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। खैर, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू n अल्फा। अब आई की वैल्यू हम निकालेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा और डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इनिशियल हमने कितना लिया बिफोर डिसोसिएशन 1। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अल्फा की इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी, जैसे हम निकाल लेते हैं, इसको ले आते हैं लाइक दिस, 1 अल्फा कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, n माइनस 1 अल्फा, इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए, n अल्फा पहले लिख लीजिए माइनस अल्फा प्लस 1, इसी को हमने रीअरेंज कर दिया। अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया तो n माइनस 1, अब ये n माइनस 1 अल्फा हो जाएगा प्लस 1। अब यहां पर ये हो जाएगा n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये फार्मूला आ गया है जिसको आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब i माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि i की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है। तो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये ऑब्जर्व है डिवाइडेड बाय क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड या मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। तो यहाँ पे I की जगह हम लिख सकते हैं मोलर मास कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व, ऐसे I की वैल्यू निकाली जा सकती है। ये तो एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए था। दूसरा एक और फार्मूला हम निकाल लेते हैं जो एसोसिएशन के लिए, अगर पार्शियली एसोसिएट हो रहा है 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल मिल करके या 4 पार्टिकल, नंबर ले लेंगे एक सीधा n पार्टिकल, और पार्शियल एसोसिएशन क्या होगा, सपोज वी आर हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल, एसोसिएट हो जा रहा है पार्शियली, नॉट कंप्लीट एसोसिएशन, एंड इट इज फॉर्मिंग n। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है अगर, तो शुरू में इसके अगर पार्टिकल n रहे होंगे तब तो ये कुछ नहीं रहा होगा। जब ये टूटेगा, शुरू में इसके पार्टिकल 1 रहे होंगे,
या n पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू एसोसिएट ना, n पार्टिकल रहे होंगे। अब सपोज इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा, तो अगर इसमें से n अल्फा टूटेगा तो इसका कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये मिल करके नॉट यहाँ पे यहां n होगा। फिर से ध्यान से लीजिए कि अगर हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल लिया A का और वो मिल करके सब मिल करके एक मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ पार्टिकल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो और ये कंप्लीटली नहीं बल्कि पार्शली है, तो इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा है मान लीजिए, यानी एक में से अल्फा पार्टिकल जुड़ रहा है और वो जुड़ करके एक पार्टिकल बना रहा है। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो वो जुड़ करके ये an बना रहे हैं। सपोज इनिशियली मैंने इसका 8 मोल लिया, तब ये 0 रहा। अब इसका डिग्री ऑफ जो एसोसिएशन है वो अल्फा है, एक में से अल्फा जुड़ गया, ये कितना बनेगा, अल्फा बाई n। ध्यान रखेंगे ये अल्फा नहीं बनेगा क्योंकि ये n टूट रहा है तो ये 1 बन रहा है, तो ये अल्फा टूटेगा तो अल्फा बाई n बनेगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन टूट नहीं रहा बल्कि जुड़ रहे हैं, तो आफ्टर एसोसिएशन कितना है, बिफोर एसोसिएशन कितना है, 1 है, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइडेड बाई 1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको कर देंगे 1 या अल्फा बाई 1 पहले कर देते हैं, अल्फा बाई n प्लस माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक। अब इसमें जरा n को नीचे ले लें, तो अल्फा माइनस n अल्फा प्लस 1, यहां से अल्फा को कॉमन ले लें, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन, सॉरी अल्फा इंटू 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। अब 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो अल्फा 1 माइनस n अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 1, या इसी को आगे और देख लें, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 इंटू n अपॉन 1 माइनस n, ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। So this will be the final formula for the calculation of value of alpha या I जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है। ये एसोसिएशन के लिए है कि जब पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो हम I की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बाकी कोई भी अगर दिक्कत समझ आ रही है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।